ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आपके पास, हम इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहे थे कि यूवी ही क्यों यूज किया, क्योंकि सारी की सारी मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और आप सिर्फ मेटल को एज इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, और मेटल का लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, सब मेटल्स का लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं यूजिंग द एनर्जी ऑफ यूवी। ठीक है, इससे ज्यादा एनर्जी वाली जो आपके पास रेडिएशंस हैं वो इंटरनल शेल्स के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, वो लास्ट शेल तक जो है वो खुद को लिमिट लिमिट नहीं करती। ठीक है, तो हमने फिर ये डिस्कस किया था कि आपकी जितनी भी लाइट मेटल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर एक तो सीजियम यूज होती है, एक टंगस्टन यूज होती है बहुत ज्यादा। आपने ऑब्जर्व किया होगा वो जो पुराने जमाने के बल्ब होते थे ना ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर एक बड़ा लाइट सा स्प्रिंग होता था, अगर आपके घर में कोई पड़ा हो, आप उसको अगर उस बल्ब को हिलाए ना तो जी मैम। आपको वो स्प्रिंग हिलता हुआ नजर आता है, अंदर बड़ा फ्लेक्सिबल सा होता है, वो टंगस्टन जी मेटल का होता है। तो जो टंगस्टन है ना वो भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम है, और वो इजीली लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, और उसको उस इलेक्ट्रॉन को हिट किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूवी रेडिएशंस के थ्रू। ठीक है, ये फिर हमने सीजियम डिस्कस की थी कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, क्योंकि लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होता है, और उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है, तो आप थोड़ी सी एनर्जी देके इसको इजीली रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, लूजली बाउंडेड है, लो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी, इजी टू रिमूव है। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा फिनोमेना था, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो किस वजह से इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के अंदर से जो है वो रिलीज हो जाता है। फिर हमने जो है वो यही वाली जो आपकी रेडिएशन थी इसको थोड़ा सा रिवाइज किया था कि इससे ज्यादा एनर्जी वाले भी हमारे लिए सुटेबल नहीं, कम वाले भी नहीं सुटेबल, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाले इंटरनल शेल को हिट करते हैं, आपने आउटर शेल को टारगेट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया हुआ था। अच्छा, यहाँ तक आपके ये पॉइंट्स क्लियर हैं? एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें हम कह रहे थे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होती है और यूवी रेडिएशन यूज होती है। दूसरा हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम डिस्चार्ज ट्यूब जो यूज करते हैं वो क्वार्ट्ज क्लास की ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है, पीछे हम मैंने आपसे कहा था कि हम जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज करें वो क्वार्ट्ज क्लास की है। क्वार्ट्ज जो है वो ग्लास की एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, आप घर में ये जो ग्लास के यूटेंसिल्स यूज करते हैं, ये ग्लास और है, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी ग्लास। ठीक है, ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है ये आप कहते हैं कि ग्लास की हाई क्वालिटी है। ठीक है, और इसको हाई क्वालिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आपका ऑर्डिनरी ग्लास होता है जब उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस को फॉल करवाया जाता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अगर आपका जो घर में ग्लास का आप कहते हैं कि कोई बर्तन पड़ा हुआ है जिसमें ग्लास ही है सपोज, जिसमें आप पानी पीते हैं, या कोई बाउल है, तो जब आप उसके अंदर ऊपर यूवी रेडिएशन फॉल करवाएंगे तो वो जो यूवी रेडिएशन है वो ग्लास की आउटर सरफेस तक रहेगी, ग्लास के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि ग्लास की वो जो लेयर होती है ना वो क्या करती है कि उस यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और फर्दर जो है वो सिस्टम के अंदर मूव ही नहीं करने देती। लेकिन जो क्वार्ट्ज ग्लास है, ठीक है, इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये ट्रांसपेरेंट टू यूवी लाइट है, ये यूवी लाइट का रास्ता जो है वो नहीं रोकता। ठीक है, तो ये जो है ये यूवी लाइट के लिए जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसके अंदर ये यूवी जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि सिस्टम के अंदर मूव करवाता है। तो अब जो है वो अगर तो आपके पास जो है वो यूवी लाइट होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, सिस्टम के अंदर से इस क्रॉस करते हुए इस इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर ऑर्डिनरी लाइट होगी तो वो क्या करेगी कि इसी ग्लास की सरफेस के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, सिस्टम के अंदर मूव नहीं करेगी। लेकिन हमारा पर्पज है कि हम यूवी लाइट को इस इलेक्ट्रोड तक लेके आए ताकि वो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन जो है वो करे। समझ आ गया कि क्यों यूज किया है क्वार्ट्ज ग्लास? यस मैम। यस मैम। ये ट्रांसपेरेंट है यूवी लाइट के लिए। ऑर्डिनरी ग्लास क्या करता है, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, अब ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमने वैक्यूम क्यों क्रिएट किया है इस चैम्बर के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करने का हमारा पर्पस ये था कि जो यूवी लाइट है, ठीक है, यहाँ से सपोज मैं वैक्यूम क्रिएट नहीं करती, वैक्यूम अगर सपोज करें कि मैं क्रिएट नहीं करती तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या होगा एयर के पार्टिकल। अगर मैं वैक्यूम क्रिएट नहीं, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या होगा कि इधर से आप मैम यूवी लाइट प्रेशर। फॉल करवाएंगे
करेंगे तो जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स उसे रास्ते में मिलेंगे ना, वो साथ स्ट्राइक करेगी। ठीक है, आपकी जो यूवी लाइट आपने एंटर की है, अगर आप वैक्यूम नहीं क्रिएट, जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे पहले वो उनके साथ स्ट्राइक करेगी, फिर वो इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगी। और अगर लाइट उन्हीं एयर मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करने में जो है वो वेस्ट कर देगी, जबकि हमारा पर्पस उसको इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचाना है। समझ आई? जी मैम। यस मैम। तो वैक्यूम हमने एक्चुअली इसलिए क्रिएट किया है कि जब यूवी लाइट आप फॉल करवाएं तो वो विदाउट एनी हिंड्रेंस, किसी भी रुकावट, किसी भी जो है वो रेजिस्टेंस के बगैर स्ट्रेट इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचे। अगर इस इलेक्ट्रोड और इस एंट्रेंस के दरमियान में एयर मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये सारी की सारी अपनी एनर्जी जो है उन एयर मॉलिक्यूल्स के साथ वेस्ट कर देगी और इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंचेगी। जबकि हमारा पर्पस ये है कि यूवी लाइट स्ट्रेट इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके फॉल करे और इसके जो एटम्स हैं उनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हिट करे। ठीक है, तो वो हिट से इस सूरत में एनर्जेटिक हो सकता है कि दरमियान में उसको कोई रेजिस्टेंस ना फेस करनी पड़े। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका जो पहले हमने पढ़ा है उसका ऑपरेटर्स किस तरह से सेट किया जाता है, उसमें कौन सा कंपोनेंट क्यों यूज किया जाता है। अब हम इसका जो एक्सपेरिमेंट जो उसने एक्चुअली उस साइंटिस्ट ने किया था वो हम देखेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक यूवी रेडिएशन आती है। ठीक है, आप उसकी पोलराइजेशन करते हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जो आपकी पॉलीक्रोमेटिक लाइट है आप उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? यस मैम। नंबर 2 पे आप क्या करते हैं कि आपकी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है आप उसको मोनोक्रोमेटिक यूवी रेडिएशन होती है, आप उसको हिट करते हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब आप हिट करते हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर तो एक्चुअली क्या होता है कि आप जो यूवी लाइट के फोटॉन्स होते हैं उनको हिट कर रहे होते हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जो फोटॉन या एनर्जी होती है वो इस इलेक्ट्रोड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हिट करती है। अब जैसे आप कहते हैं ना कि वो स्नूकर बाल्स होती हैं, एक बॉल होती है ऊपर से आप आके दूसरी बॉल जो है उसके ऊपर हिट करते हैं, तो क्या होता है कि जो पहली बॉल होती है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाती है। जी मैम। यहाँ पे भी क्या होगा, जब यूवी लाइट या यूवी लाइट एनर्जी के फोटॉन्स आके इस मेटल के एटम को हिट करेंगे तो लास्ट शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होगा जो कि लूजली बाउंडेड है, हमने पहले डिस्कस किया कि वो लूजली बाउंडेड है, उसकी एनर्जी कम है, वो इजीली रिलीज हो सकता है। तो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। हाँ जी, अब वो क्या करेगा, जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो उस एनर्जी को रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और अपने लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो है उसको डोनेट कर देगा। अब डोनेट हो गया इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोड से बाहर आ गया। जब इलेक्ट्रोड से बाहर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव। अब क्या होगा कि अगर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अगर यस अगर इसके ऊपर मैम नेगेटिव चार्ज है जी मैम नोड भी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है तो रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, अभी कैथोड और एनोड आपने डिसाइड करना है, ये मैंने अभी रैंडम लिखे हैं, आपने कैथोड और एनोड खुद डिसाइड करना है कि हमने कौन सा बनाना है। तो यहाँ पे सिर्फ ये होगा कि अगर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा और उसको अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ डायरेक्ट करेगा, क्योंकि इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड ने रिपेल करना है और पॉजिटिव ने अट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, उसका यहाँ पे फ्लो होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यस मैम। यस। जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मूवमेंट होगी उसकी। जी मैम। यस मैम। और जो मूविंग चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? करंट। करंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अब उस करंट को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के साथ एक एक्सटर्नल सर्किट या वायर्स लगा देंगे। गैल्वानोमीटर जो है वो क्या करेगा, ज़ाहिर अगर करंट आ रहा है वो इन वायर्स के अंदर भी मूव करेगा। और अगर गैल्वानोमीटर की ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट कर जाती है उसकी वजह से, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी सर्किट के अंदर से करंट मूव कर रहा है और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में भी करंट मौजूद है। क्लियर? मैम
यस मैम। मैम अगर हम अनोड जो है वो टंगस्टन लेते हैं तो क्या कैथोड पे हमें टंगस्टन ही लेना है हमने? नो नो नो, आप दो सेम मेटल्स के इलेक्ट्रोड नहीं ले सकते। आपने दो ऐसी मेटल्स लेनी है जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफरेंट हो, क्योंकि मैंने आपको बताया एक ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज देना है, एक ऊपर नेगेटिव। तो जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी उस पर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी नेगेटिव चार्ज देंगे। अगर दोनों मेटल्स की सेम ले लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल्स के लेते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेम है, तो कैथोड एनोड कैसे डिसाइड करेंगे? जी यस मैम। ठीक है। वो जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक एफएससी में पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि दो मेटल्स में से एक को कैथोड और एनोड बनाने का रूल है कि जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसको कैथोड बनाएं और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसको एनोड बनाएं। तो दोनों सेम होंगी तो आपका सर्किट नहीं काम करेगा। ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, में आपको एक प्रोसेस जो है वो दिखाना चाह रही हूँ। ये आपका एक वेव सेलेक्टर है। एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में तो क्या होता है, ये देखें आपके पास यूवी रीजन है और कुछ आपके पास जो है ये विजिबल रीजन के कुछ पार्ट्स उसने दिखाए हैं। तो ये वेव सेलेक्टर होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो लैब में यूज होता है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट रेडिएशंस को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप यूवी रेडिएशन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करवा के क्या करते हैं, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड के ऊपर फॉल करवाते हैं। ठीक है। तो क्या होगा कि आपको इस तरह से जो है वो यहाँ पे करंट चेंज होता हुआ नजर आएगा अगर आपने एम मीटर सर्किट के अंदर लगाया हुआ है। ठीक है। ये वो एमीटर है जो मैंने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया था। ये वो बैटरी है जिसमें यहाँ से आने वाला करंट स्टोर हो रहा है। क्लियर? अगर आपका करंट यहाँ पे वेरी करता है तो इसका मतलब ये है कि यस आपकी इस वायर के अंदर से चार्ज गुजर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब आपको अगर हम थोड़ा सा गौर करें क्लास, तो एक चीज आपने और नोट की होगी कि आपको यहाँ पे एक कंटिन्यूअस फ्लो नजर आ रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो है। ठीक है। ये जो कंटिन्यूअस फ्लो है ये हमने कहा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है, याद है? जी मैम। जी मैम। ठीक है। अगर हम क्लासिकल से क्वांटम की तरफ मूव करें फिर क्या होगा? पैकेट्स ऑफ फिर क्या एनर्जी होगा? आएंगे। यस, हम कहेंगे कि डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकल रहे हैं यूवी रेडिएशन या यूवी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रीजन है। तो उसके अंदर से हम कहेंगे कि डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकल रहे हैं या फिर फोटॉन्स निकल रहे हैं। अब वो फोटॉन्स क्या करते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है। वो हिट करते हैं इस इलेक्ट्रोड के साथ, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल उसी तरह अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं जैसे आपके पास जो है वो एक स्नूकर बाल दूसरी स्नूकर बाल को कर देता है। अब फोटान ने हिट किया लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, उसको उसकी पोजीशन से नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट कर दिया तो अपोजिट इलेक्ट्रोड ने उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो अब जब अपोजिट इलेक्ट्रोड उसको अट्रैक्ट करेगा तो आपके पास यहाँ पे जो एमीटर लगा होगा उसके अंदर जो रीडिंग होगी वो चेंज होगी और वेरीफाई करेगी कि यस यहाँ से करंट गुजर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो एक और कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। किसी बच्चे को पता है फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? जी मैम। हाँ जी, क्या होती है? वो तो डायोड के फॉर्म में होता है ना कि दो डायोड्स को एक पॉजिटिव सिरा होता है एक नेगेटिव सिरा होता है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव सिरे के साथ जोड़ना है और नेगेटिव टर्मिनल को जी, नेगेटिव सिरे के साथ इसको आपने डायोड के साथ नहीं एसोसिएट करते। आप ये कहते हैं कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल किसी भी कंपोनेंट का जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाना है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगाना है। ये फॉरवर्ड बायसिंग है यहाँ। क्लियर? यस मैम। अब ये आपके इंसिडेंट फोटॉन्स हैं जो आके इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उसकी पोजीशन से नॉकआउट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो डिस्प्लेस होगा, नॉकआउट होगा, उसको रिपेल करेगा। ठीक है। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसको अट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करना शुरू कर देंगे और यहाँ से आते हुए इलेक्ट्रोड के अंदर मूव करेंगे, फिर सर्किट के अंदर मूव करेंगे और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कन्वर्जन ऑफ फोटो एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी जो है वो कंफर्म हो जाएगी। ठीक है। अब एक और चीज जो आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, थोड़ा सा आपने इसका फार्मूला देखना है। उसके लिए जो एक चीज आप नोट करेंगे वहां पे वो ये है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल की सरफेस से निकालने के लिए
जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी एनर्जी फाल करवा दें और इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से नॉकआउट हो जाए। आपको किसी भी मेटल की सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी चाहिए होती है, ठीक है, जिसको आपका फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपके जो एनर्जी होगी इंसिडेंट फोटॉन की, जो इलेक्ट्रॉन आप फॉल करवा रहे हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसके पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि अब जो फोटॉन आ रहा है और मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक कर रहा है, उसने बेसिकली दो काम करने हैं। एक तो उसने वर्क फंक्शन प्रोड्यूस करना है और एक उसने प्रोड्यूस करनी है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब वर्क फंक्शन पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे देखें, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो बेशक लूजली बाउंडेड है, लेकिन है तो मेटल के अंदर, ऐसे ही है। यस मैम। उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का इफेक्ट कम है, लेकिन है तो सही। तो अब क्या होगा कि आपने पहले तो अगर उसको फ्लो करवाना है तो उसको आपको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से आप उसको सिर्फ इस सूरत में बाहर निकाल सकते हैं कि आप उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करें। ठीक है, अब फोटॉन जो है जो आ रहा है, क्योंकि उसके पास भी एनर्जी है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करके अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा। जब अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा तो वो क्या करेगा, मेटल की सरफेस से बाहर निकल आएगा उसको एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को उस बाइंडिंग फोर्स से या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से फ्री करने के लिए, ठीक है, आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या फोटॉन को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको कहते हैं हम वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? ये आयनाइजेशन एनर्जी जैसे ही है ना? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है। ठीक है, अब वर्क फंक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकल आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। इसका मतलब ये है कि उसको एक और एनर्जी भी चाहिए। मूवमेंट के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन की दो रिक्वायरमेंट्स है, एक तो उसको मेटल की सरफेस से आपने निकालना है वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी देके, और फिर जो बाकी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा काइनेटिक एनर्जी के तौर पे और मूव करेगा अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि सपोज इस मेटल के का जो इलेक्ट्रॉन है उसका वर्क फंक्शन है 2 जूल, आपने 2 जूल एनर्जी उसको दे दी। ठीक है, 2 जूल का फोटॉन उसको दे दिया। ठीक है, और 2 जूल ही उसका वर्क फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। जी, इलेक्ट्रॉन तो निकल आएगा पर उसकी मोशन नहीं होगी। मूवमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मूवमेंट के लिए कुछ बचा ही नहीं, जो टोटल एनर्जी थी वो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग गई है। ठीक है, जी इसका मतलब ये है कि वर्क फंक्शन तो उसके पास है, लेकिन मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? नहीं नो मैम। मैम। फ्लो नहीं करेगा तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा? नो मैम। नो मैम। करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो एमीटर पे कोई रीडिंग आएगी? नो मैम। ठीक है, इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब प्रोड्यूस होगा जो आपका फोटॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपकी जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन है उन मेटालिक सरफेस, उसने दो काम करने हैं, एक वर्क फंक्शन, ठीक है, और एक उसने करनी है काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है इलेक्ट्रॉन को, तब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। वर्क फंक्शन को हम कहते हैं फाई, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं हाफ mv²। ठीक है, ये वही फार्मूला है जो जनरल आपके पास काइनेटिक एनर्जी का होता है। आप सपोज करें कि आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है बिना शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर या इलेक्ट्रोड के अंदर, वो स्मॉलर देन 5 है। ठीक है, यानी वर्क फंक्शन के इक्वल नहीं है। 2 जूल आपका वर्क फंक्शन है, आपने 1 जूल आपके फोटॉन के पास एनर्जी है, तो फोटॉन एमिट होगा? नो मैम, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। जी नहीं होगा, क्योंकि फोटॉन के पास एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन को निकालने की। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि सपोज आपका जो फोटॉन है उसके पास एनर्जी एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के इक्वल है, फिर क्या होगा? तो सिर्फ आयनाइजेशन ही होगी बस। सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन मूव नहीं करेगा।
और अगर आपके जो है वो लाइट एनर्जी जो फोटॉन की है वो ग्रेटर देन 5 है, वर्क फंक्शन से ग्रेटर है, तो फोटो एमिशन भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास जो फोटॉन है उसकी एनर्जी ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये है आपके पास, उसने कुछ मेटल्स के लिए जो है ना वो वर्क फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। जी बोलें। मैम जब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से नहीं आती, जो कैथोड और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स होगी अट्रैक्शन की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही होगी, लेकिन देखें सपोज आपने स्नूकर खेले, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे स्नूकर बॉल्स की होती है। आप क्या करते हैं कि आप स्नूकर बॉल के ऊपर बस लाइट सा एक जो है वो दूसरा बॉल हिट करते हैं, क्या करेगा वो? डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा? डेस्टिनेशन तक तो वो तब पहुंचेगा, हो जाएगा। लेकिन देखें अगर वो सिर्फ सरफेस से निकला है, ठीक है, वो सिर्फ सरफेस से निकला है वर्क फंक्शन को यूज करते हुए, अब अपोजिट इलेक्ट्रोड तो उसको तो अट्रैक्ट करेगा जो वो कुछ उसके करीब जाए, ठीक है, थोड़ा सा आगे आएगा तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की अट्रैक्शन में आएगा ना, ठीक है। अगर वो सरफेस के करीब ही मूव निकल के भी थोड़ा सा बस सरफेस से थोड़ा सा बाहर आया तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तो वो डोमेन में ही नहीं आया, डोमेन में नहीं आया तो वो कैसे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू निकाल लेगा? ऐसे नहीं है कि आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दोनों इलेक्ट्रोड्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब है और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरा इलेक्ट्रोड उसको पकड़ लेगा। दूसरा इलेक्ट्रोड उसको तब पकड़ेगा जब वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचने के लिए भी तो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए ना। ओके मैम। ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं आपके पास, उन ये जो मेटल्स होती है ना इनके वर्क फंक्शन फिक्स्ड होते हैं। ये कुछ मेटल्स हैं, ये उनके के वर्क फंक्शन दिए हुए हैं। सीजियम का दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पोटाशियम का दिया हुआ है, सोडियम का दिया है, लिथियम का दिया है, कैल्शियम का दिया हुआ है, कॉपर का दिया हुआ है, सिल्वर का और प्लैटिनम का। इसमें से सबसे कम वर्क फंक्शन किसका है? सीजियम का। इसका मतलब है कि सीजियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो अब अगर आप पोटाशियम देखते हैं तो उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप अपने माइंड में रखनी है कि पोटाशियम के सीजियम के बजाय अगर हम पोटाशियम की एग्जांपल लेते हैं तो पोटाशियम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अब देखें यहाँ मीटिंग पे एंड होने आपके में लेस देन 1 मिनट है। ओके, चलें यहाँ तक जो है वो आप ये देख लें कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है डिफरेंट प्लेसेस पे कि अगर आपके फोटान के पास जो एनर्जी है वो लेस देन 5 है, ठीक है, फिर क्या होगा कि ये जस्ट स्ट्राइक कर रहा है, आपको कोई इलेक्ट्रॉन एमिट होता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगर इक्वल टू 5 है तो क्या होगा कि ये स्ट्राइक करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेगा, और अगर ग्रेटर देन 5 है तो स्ट्राइक भी करेगा और इलेक्ट्रॉन को निकालेगा भी।